नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। मेरे यूट्यूब मंच न्यूज़ एसआईटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर G20 की समिट वेन्यू से मैं आपके सामने वो पक्ष रख रहा हूँ जो शायद आपने उन पहलुओं पे गौर नहीं किया होगा। G20 समिट भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, गौरवमयी है और सबसे ज़्यादा सफल G20 समिट मानी जा सकती है। ख़ास करके कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा और G20 समिट के साइडलाइन में जो एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के प्रमुखों के साथ की है और उसका जो आउटकम रहा है वो शायद इतिहास बदलने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा डिसीजन है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा, पर पहले G20 समिट में जो सबसे ख़ास बात, जो सबसे सफल बात रही वो ये थी कि बिना रूस का नाम लिए एक आम सहमति बना पाया भारत। सभी G20 देशों के साथ मिलकर UN चार्टर और UN मैंडेट, UN रिजोल्यूशंस के अंतर्गत जो स्टैंड है उस स्टैंड को सहमति बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत रही, भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये आम सहमति बन रही थी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो रहा था, उसी वक्त रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन अटैक कर रहा था। उससे कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने की भी बात करी। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब आप अगर ये सोचते हैं कि युद्ध रुक जाएगा रूस यूक्रेन के बीच में, तो शायद आप गलत सोचते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जो कागज़ पे आ गया, जो डॉक्यूमेंटेड हो गया, जो सहमति सभी देशों की बन पाई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। क्योंकि आप देखिए आज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी जिसकी बात न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में की गई है कि सभी देशों को दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सिर्फ रूस पर ही लागू नहीं होता। उसी G20 समिट में चीन ऐसा देश था जिसने अभी कुछ दिनों पहले कार्टोग्राफिक ऑल्ट्रेशंस की, नया मैप जारी किया। तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो चीन जो पूरे साउथ चाइना सी को 9 डैश लाइन के बाद में वो सारे अपने पूरे साउथ चाइना सी की जितनी कंट्रीज़ हैं उनको अपना बना लेगा, ताइवान को अपना बना लेगा और मैप बदलने से वो भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना बना लेगा। तो ऐसे में UN रिजोल्यूशन के अंतर्गत, UN चार्टर के अंतर्गत अगर ये संदेश जाता है तो ये संदेश सिर्फ रूस को नहीं है, ये संदेश उसी बैठक में शामिल चीन को भी है। और शायद यही वजह थी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो चाइनीज़ ड्रीम की बात करते हैं, ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिलाने की बात करते हैं और दबे दबे चीन में 5 फिंगर पॉलिसी जो अपनाने की बात करते हैं, उसके बाद जो भारत के साथ वो कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो एम्बिशन है उसको देखते हुए एक झटका लग सकता था। शी जिनपिंग अगर वो भारत आते, G20 समिट में हिस्सा लेते, तो शायद वो ऐसे किसी एम्बरेसमेंट को बचाने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए शायद वो नहीं आए। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी आपको ये देखना होगा। पर सबसे बड़ी बात है कि रूस को कंडेम किए बिना, कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, रूस का क्या इन्वेजन है वहाँ पर, वो इस इन्वेजन की बात किए हुए ना, कि रूस युद्ध कर रहा है उसकी बात किए हुए बिना, या फिर उसको कंडेम किए हुए बिना अगर एक सहमति बन पाती है सिर्फ ये कह के कि यूक्रेन वॉर, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो शब्द रूस ने दिया, एक तरह से उसको ही मान लिया गया और रूस का एक तरह से कंडेम नहीं हुआ, तो रूस का भी भला हो गया। और यूक्रेन, हालांकि यूक्रेन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है आप देख ही रहे हैं, और किस तरह से रूस ने फिर उसके बाद ड्रोन अटैक कर दिया, ये भी आप देख रहे हैं। किसी भी युद्ध में हज़ारों लोगों की जान जा रही है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, और अगर ऐसे बीच में इस तरह की आम सहमति
सभी देशों के बीच बन पा रही है। हालांकि पहले कागज़ों में होता है, आप जानते हैं कि कभी भी कोई विचार आता है तो वो दिमाग में आता है, उसके बाद कागज़ पे होता है और फिर एग्जीक्यूशन होता है। तो आज उम्मीद करते हैं कि अगर ये कागज़ पे आया है तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के इसका ज़रूर असर पड़ेगा। भारत ने जो एक पहल की है यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पूरी दुनिया मान रही है कि उनमें काबिलियत है। तो एक तो ये बात हो गई जो मैं आपसे कहना चाहता था। और जो दूसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो है एक चीन जिसका दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा था और ख़ास करके अफ़्रीका में बढ़ रहा है। अफ़्रीका महाद्वीप जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे उसका जो दबदबा बढ़ रहा है, और सिर्फ चीन का ही नहीं बल्कि रूस का भी, क्योंकि आप देखिए जो एक तरह से जो रूस वैगनर जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देशों में खड़ा कर देता है, मिलिट्री कू कराता है उनके माध्यम से, और वहाँ पे एक जियो स्ट्रेटजी अपनी अपनाता है, ख़ास करके यूरोप को काउंटर करने के लिए, जो कि फ्रांस लेड यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए। तो ऐसे में और चीन का विस्तार तो वहाँ पे पहले से ही हो रहा है। जैसा हम जानते हैं सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ही कम से कम 39 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में उनका विस्तार हो चुका है, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार हो चुका है। और ना सिर्फ ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात नहीं है, बल्कि आर्म्स रेस भी करता है रूस के साथ साथ चीन भी, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको आर्म्स की ज़रूरत होती है। और एक बहुत बड़े सप्लायर के तौर पे अमेरिका, रूस और चीन वहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में कल जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्लैरियन कॉल दी कि सभी की सहमति से, G20 राष्ट्राध्यक्षों की सहमति से अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, तो सभी ने अपनी सहमति दी। और किस तरह से जो अफ्रीकन यूनियन संघ के जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको हमारे विदेश मंत्री लेने गए, और जो असमानी साहब हैं उनको बाइज़्ज़त और सम्मान के साथ वो लेके आए उनकी सीट तक। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठे उनको, और इतने भावुक थे जो अभी जो मौजूदा कोरोमोस के प्रेसिडेंट हैं वो इतने भावुक थे, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, कि वो प्रधानमंत्री मोदी के गले लग गए और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई और फिर उनको उनकी सीट पे बिठाया। तो एक जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में बाली में जब समिट हुई थी G20 की, तो वहाँ पे उस समय तत्कालीन सेनेगल के राष्ट्रपति थे जब अफ्रीकन यूनियन के वो अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने वादा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मोदी की गारंटी है कि वो उनको परमानेंट सीट दिलाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो वादा पूरा किया। तो अब यहाँ पे भारत ने एक अपनी सॉफ्ट पावर तो दिखाई है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के वो उभरा है। और ऐसे में जब अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश शामिल हैं, और वो उन 55 देशों का एक तरह से मोदी साहब ने दिल जीत लिया जब अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी मेंबर बना दिया। अफ्रीकन यूनियन एक स्थायी सदस्य के तौर पे 21वां सदस्य बन गया G20 का, तो एक बहुत बड़ी बात है। और इससे अफ्रीका महाद्वीप में चीन को काउंटर करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अमेरिका भी इससे परेशान था, और चीन और रूस के गठजोड़ के बाद में अमेरिका के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि किसी तरह से चाइना को और रशिया को काउंटर किया जाए। तो अगर अमेरिका रशिया को नंबर 1 एनिमी मानता है, तो चीन को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, एडवर्सरी मानता है, और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है ज़रूर भारत का इस तरह के मुद्दों पे समर्थन करेगा। हालांकि G20 देश जो हैं उसमें ख़ुद चीन शामिल था, और चीन के सामने अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता G20 में तो उसको इनकार करने का कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर फेस सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ना चाहते हुए भी चीन को अपनी मंजूरी देनी पड़ती अफ्रीका महाद्वीप में उनको अफ्रीकन यूनियन को एक 21वां सदस्य बनाने के लिए। नहीं तो अगर वो ऐतराज़ करता तो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
39 कंट्रीज़, सब सहारन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 39 ऐसे देश हैं सब सहारन रीजन में ही। उसके अलावा 34 देश ऐसे हैं जो नदर्न अफ्रीका और सेंट्रल एशिया की तरफ हैं। तो बहुत सारे अफ्रीकी देश जो हैं नाराज़ हो जाते, तो इस वजह से एक आम सहमति इस मुद्दे पे भी बन पाई और अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक 21वां सदस्य बन पाया। तो एक तरह से अब भारत की जो सॉफ्ट पावर है, ख़ास करके जो साहिल का एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री कूज हुए हैं, कन्फ्लिक्ट जोन है, और वहाँ पे अपनी सॉफ्ट पावर अभी एग्जर्ट की है। बाद में मिलिट्री पावर, हार्ड पावर भी इस्तेमाल किया जा सकता है भविष्य में। ख़ास करके अगर हम बात करें वेपन्स की, आर्म्स की, तो एक आर्म्स रेस जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के बीच में थी, भारत एक बहुत बड़ा एंट्रेंट बन गया है, क्योंकि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और हम कुछ देशों को ही, जैसे मोज़ाम्बिक है, इस तरह के कुछ एक देशों को ही हम कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब भारत के सामने एक रास्ता खुलेगा कि हम उनको डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई कर पाएँ, वेपन्स भी सप्लाई कर पाएँ और एक बहुत बड़े निर्यातक के रूप में उभर पाएँ, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारे बढ़ पाएँ। लेकिन उसके अलावा हमारी इंडस्ट्री और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत स्कोप है। अफ्रीका के साथ में हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और कल्चरल रिलेशंस हैं, और इस तरह से भारत पहले से ही अफ्रीका के साथ में बहुत ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, बहुत सारी मशीनरी एक्सपोर्ट होती है, एग्रीकल्चर में हमारे भारतीय वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तरह से जो हमारी सॉफ्ट पावर थी उसको हमने एग्जर्ट किया और हम एक नए लेवल पे अफ्रीका महाद्वीप में चीन के बढ़ते दबदबे को हम काउंटर कर पाएंगे। रूस हमारा मित्र पहले से ही है, तो एक बहुत बड़ी बात यह है। पर एक इससे पहले मैं दूसरे मुद्दों पे आऊँ, चाहे वो ग्लोबल बायोफ्यूल का मुद्दा हो या फिर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, मैं आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, और वो है कि G20 समिट के साथ साथ जब कल पहले दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप की जो बात की है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये PGII जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम है। और जो आउटकम निकला, जो देश थे जिसमें US, भारत के साथ साथ US, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, UAE और जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये ऐसे देश थे जिन्होंने एक नए कॉरिडोर की बात की है। और वो कॉरिडोर जो है जिसका नाम रखा गया है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है वो गल्फ़ की तरफ जाएगा, और फिर उसके बाद जो नदर्न पार्ट है वो यूरोप की तरफ जाएगा, और ये रेलवे होगा, और उसके बाद रेल शिप ट्रांजिट होगा, और फिर रोडवेज़ होगा। तो इस तरह से एक बहुत बड़े कॉरिडोर की बात की है। साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने शायद ये भी कहा है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन की लाइन भी इसके साथ साथ जाएगी। तो एक तरह से जब ये यूरोप में जाएगा तो जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, BRI है, और जैसा आप जानते हैं कि अभी 139 कंट्रीज़ हैं, 139 ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जो चीन के वन बेल्ट वन रोड को ज्वाइन कर चुके हैं, और चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। हालांकि विरोध भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी देश हैं, इतनी बड़ी संख्या में कई सारे ऐसे देश हैं जो चाइनीज़ डेट डिप्लोमेसी का शिकार हुए हैं और कर्ज के तले दबे हुए हैं। तो इतना ज़्यादा डेट डिस्ट्रेस हुआ है इन देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, और पाकिस्तान जहाँ पे वो CPEC जो कि ना सिर्फ भारत की सोवरेनिटी का उल्लंघन है, भारत की भूमि है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस एरिया में बन रहा है, तो वो सिर्फ सोवरेनिटी ही वायलेट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नासूर बन गया है, क्योंकि इतना कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तान के लिए, हालात बहुत बुरे हो गए हैं। आटे रोटी दाल के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। हमने श्रीलंका में देखा, तो एक तरह से जो पाकिस्तान का जो चाइना का गठजोड़ है, वो गठजोड़ अगर
यूरोप में भी बन जाता है तो इससे सिर्फ भारत को ही परेशानी नहीं है, क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के लिए भी बहुत बड़ा ये नासूर बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पश्चिमी देश ऐसे हैं जहाँ पर अगर ये चीन का वन बेल्ट वन रोड आता है तो वो भी बहुत बड़े कर्ज के तले दबे हुए हैं और इससे उनको कल को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जो चाइना का राइज़ है वो पीसफुल नहीं है, सब जानते हैं, इट्स ए ब्लडी राइज़ और ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, हर जगह डिस्ट्रेस पैदा कर रहा है। तो ऐसे में खुद यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे, और इटली की मैं बात करूं तो इटली तो खुद जो लगता था कि चीन के साथ चला जाएगा, वो अभी कल भारत के साथ इस पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जो पार्टनरशिप हुई जिसमें बाइडेन साहब भी थे, वहाँ पे इटली भी बैठा हुआ था। तो अब कुछ दिन पहले आपने देखा कि ब्रिक्स समिट के बाद में सीधे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सीधे ग्रीस गए और ग्रीस में जाके वहाँ पर भी उन्होंने पोर्ट की बात की। दरअसल भारत के हित इसमें हैं कि जो ग्रीस का पोर्ट है वो हमारे लिए यूरोप जाने के लिए गेटवे होगा। तो अगर ये आईमेक हमारा कॉरिडोर बनता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, तो हमें ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुसने का एक बहुत अच्छा गेटवे मिलेगा और इसीलिए वो ग्रीस गए। तो भारत के हित को उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो ये नया आईमेक कॉरिडोर आ रहा है, जो कि एक वन बेल्ट वन रोड या BRI जिसे कहते हैं, उसका एक काउंटर है, जिसका सीपेक एक हिस्सा है BRI का। तो एक तरह से यूरोप में एक बहुत बड़ा काउंटर भारत पहले से कर रहा है और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूरोपियन कंट्रीज़ को होगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को होगा, गल्फ़ कंट्रीज़ को होगा, जो हमारे वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनको होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका चीन को काउंटर करना चाहता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव थे जैसा मैं समझता हूँ। तो अगर वर्ल्ड बैंक साथ में हैं तो आप समझिए कि इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले चीन के BRI को काउंटर करने के लिए कई बार अलग अलग नामों से अलग अलग प्रोजेक्ट की बात की गई, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा था, पित्त नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे पित्त भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ज भी है और यहाँ पे इंटेंट भी है, ऐसा लगता है। तो अभी जो नया आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, ये सबसे बड़ी सफलता मैं कहूँगा। अगर हम इसको अमली जामा में कहें तो भारत के लिए ये यूरोप में घुसने का एक पूरा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड रूट जिसे स्पाइस रूट के नाम से जाना जाता था, जो मॉडर्न स्पाइस रूट है एक तरह से, वो मॉडर्न स्पाइस रूट अगर वो ओपन हो जाता है तो भारत के लोगों के लिए आर्थिक विकास करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि G20 समिट भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ यही नहीं, अगर हम ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव की भी बात करें तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्योंकि बायोफ्यूल दुनिया भर में ये सब जानते हैं कि अगर हम कार्बन क्रेडिट की बात करें, हम अपने क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो हमें ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। और बायोफ्यूल वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है जहाँ पे हम अपने पॉल्यूशन लेवल्स कम कर सकते हैं, कार्बन एमिशंस कम कर सकते हैं और हम ग्रीन फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो बायोफ्यूल में अमेरिका लगभग 55% की हिस्सेदारी रखता है, ब्राज़ील वो भी लगभग 34-37% की हिस्सेदारी शायद रखता है, और भारत 3% की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी पूरे वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें। हालांकि कंजम्पशन भी लगभग इतना है, और ये जो मार्केट है ये लगभग $70 बिलियन के आसपास का मार्केट है। और 2032 तक 5.1 CG, अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो 5.1 की ग्रोथ रेट के साथ 2032 तक ये लगभग 161 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा। तो भारत को यहाँ पे जो सिर्फ 3% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे अभी स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड में, एक बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भारत के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लीवरेज कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, और यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हैं। और साथ साथ हम दुनिया को प्रदूषण मुक्त भी बना सकते हैं, कार्बन एमिशंस कम कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है। इसके अलावा बाकी मुद्दों पे आप जानते हैं कि एक G20 समिट जो है वो रूस यूक्रेन को रोक पाने में, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई युद्ध रोकने के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंटल फोरम है जहाँ पे अगर हम विकास की बात करें तो ऐसे मुद्दे पे सहमति बन पाई है जहाँ पे जो अभी कर्ज तले जो देश हैं उनको कैसे उस कर्ज से उबारा जाए,
इस पे बहुत बड़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिस पे बहुत लंबी मैराथन मीटिंग्स हुई हैं और कंसेंसस ड्रॉ हुई है। सभी बिंदुओं पे अगर सहमति बनी है तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो चीन है, अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो चीन भले ही शी जिनपिंग अभी आए नहीं G27 समिट में, उनकी जगह उनके जो प्रीमियर हैं, प्रधानमंत्री हैं चीनी ली चियांग, अगर वो आए हैं तो वो सिर्फ डोमेस्टिक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से शी जिनपिंग नहीं आए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी डोमेस्टिक रीज़न तो है ही, और जो पीएलए में रिफ्ट है, शी जिनपिंग का कंट्रोल पीएलए पर नहीं है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर नहीं है, और उनको हमेशा ये डर लगता है शी जिनपिंग को कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, कू ना हो जाए, और कई बार तो उनको असैसिनेशन का भी डर लगता है क्योंकि उन्होंने इतनी पर्जिंग की है, इतने दुश्मन पैदा किए हैं जब से वो 2014 से राष्ट्रपति बनकर आए हैं, और 2019 में तो उन्होंने अपना संविधान बदल के ताउम्र वो तानाशाह बन गए, डिक्टेटर बन गए, राष्ट्रपति बन गए चीन के। तो उसके बाद जो शुरू से वो कहते रहे हैं नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, चरमपंथी राष्ट्रवाद के चलते वो चाइनीज़ ड्रीम की जो बात करते रहे हैं, वो चाइनीज़ ड्रीम जब तक ताइवान जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, अगर वो मेनलैंड चाइना में नहीं मिला लेते हैं तब तक वो चाइनीज़ ड्रीम पूरा नहीं होगा। तब तक चीन के लोग जो हैं उनको गलत निगाह से देखेंगे, और वो माओ जेडोंग वाली जो पर्सनालिटी कल्ट पे जिस तरह वो बढ़ रहे हैं वो माओ जेडोंग नहीं बन पाएंगे। तो उनके लिए हर हालत में ये ज़रूरी है कि ताइवान को वो चीन में मेनलैंड में मिलाएं, और इसके लिए वो शुरुआत करना चाहते हैं 2 आइलैंड से जहाँ पे विरोध सबसे कम होगा। जैसे रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में कब्जा कर लिया, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, और कोई बहुत ज़्यादा युद्ध की तरह बात नहीं की, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देके उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे रशियन पॉपुलेशन बहुत थी, या प्रो रशियन पॉपुलेशन जिसे हम कहें वो बहुत थी। ऐसे ही 2 आइलैंड हैं, एक है किनमेन आइलैंड और एक है मात्सू आइलैंड, जो हैं तो ताइवान के, हैं तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के, लेकिन वहाँ पर प्रो मेनलैंड चाइना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्यूमिनतांग का या डीपीपी का भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, और ये बहुत नज़दीक हैं चाइनीज़ टेरिटरी के। तो इसलिए शी जिनपिंग जो है ये रूस के पैटर्न पे चलते हुए इन आइलैंड्स को सबसे पहले मिलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं वर्ल्ड रिएक्शन कैसे होगी। इससे पहले वो ताइवान मेनलैंड पे हमला करें, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं, और इसीलिए शी जिनपिंग अगर आते तो लोग उनको ताइवान के मुद्दे पे घेरते, उनको साउथ चाइना सी का 9-9 पे जो उन्होंने सारा मैप में मिला लिया उसके ऊपर घेरते, क्योंकि वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी बाकी देशों की वायलेट कर रहे हैं चाइनीज़ ड्रीम के चक्कर में। तो अब ऐसे में उनके लिए एक तो फेस सेविंग बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरा वो आगे ऑफेंसिव कैसे लॉन्च करते, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। डोमेस्टिक उनके खिलाफ रेसिस्टेंस जो बढ़ रहा है उसको भी वो काउंटर करना चाहते हैं वहाँ रह के, और ख़ुद उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेनियस डिजीज़ उनको बताई जा रही है। तो एक बहुत बड़ा वो भी रीज़न है। हमने अभी देखा कि किस तरह से उन्होंने एक बिज़नेस फोरम मीटिंग ब्रिक्स की उन्होंने मिस कर दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा कारण जो है वो अभी तैयारी कर रहे हैं, और 1 बेल्ट 1 रोड फोरम जो होने वाली है अक्टूबर में बीजिंग में चाइना में, वो उसकी तैयारी में उन्होंने कहा है, चीन की ऑफिशियल मीडिया जिन्हुआ से आया है कि 90 देशों ने सहमति जता दी है कि 90 देश चीन की 1 बेल्ट 1 फोरम की 3री एनिवर्सरी में वहां आने को कंफर्म कर दिया है। इसमें यूरोपियन नेशंस भी हैं, ईस्टर्न एशिया के भी हैं, और सेंट्रल एशिया के भी हैं, और हमारे 7 देश जो कि हमारे महाद्वीप से हैं, वो भी कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत सारे देश आने को तैयार हो गए हैं। तो दुनिया भर से एक जमावड़ा होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आए, G20 में हिस्सा नहीं लिया, वो पुतिन साहब हमारे वो चाइना जाएंगे। और अगर आपको याद होगा कि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, आक्रमण किया, इन्वेजन किया, जिसको वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, तो सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना गए थे, और अभी कुछ दिनों पहले ही चीनी राष्ट्रपति 6-7 महीने पहले चीनी राष्ट्रपति भी मॉस्को जाके आए हैं। तो ऐसे में अब व्लादिमीर पुतिन जब वहाँ जाएंगे तो एक सबसे बड़ी बात है कि वो 1 बेल्ट 1 रोड फोरम में ना सिर्फ इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़
में भी जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ख़ास करके जो चीन का ये जो प्रोजेक्ट यूरोप को फोकस करते हुए बनाया गया है और रूस उसमें चाहता है कि उसको भी एक एनर्जी कॉरिडोर मिल जाए जिससे वो भी अपनी एनर्जी, अपने पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर पाए। चीन की साथ साथ चल के वो किस तरह से करेगा वो तो खैर एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि चीनी राष्ट्रपति इस इनिशिएटिव के बाद में अक्टूबर में, चूँकि वहाँ पे नेशनलिज्म भी अपने चरम पे होगा, हालांकि फ्लड ने चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बर्बाद कर दी है, चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत ख़राब है, तो चीन भी पैसा जुटाना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। वो कहते हैं कि हमने अभी तक $1 ट्रिलियन उन्होंने अभी तक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में लगा दिया है, 139 देशों में लगा दिया है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको काउंटर करना अमेरिका के बस की भी बात नहीं है। और अमेरिका और ये जो बाकी 6-7 देशों ने कल जो इनिशिएटिव लिया है, अगर ये काबिल हो जाते हैं इसके कि वो इस तरह का एक प्रोजेक्ट सच में अमली जामा पहना पाएँ और सच में उसको लॉन्च कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि कैसे चीन को काउंटर कर पाएंगे। तो ये सबकी निगाहें इस G20 समिट के बाद में अभी चीन की जो अक्टूबर में वन बेल्ट वन रोड फोरम की तीसरी बैठक होने जा रही है जिसमें रूसी राष्ट्रपति होंगे, सारी निगाहें वहाँ टिक जाएंगी, क्योंकि ये देखना ना सिर्फ ये ज़रूरी होगा कि वो अफ्रीकन नेशंस कैसे रिएक्ट करते हैं। यूरोप में अभी केवल उनको सर्बिया सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। इटली भी हमने देख लिया कि कल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉर्जिया मेलोनी भी उसी बैठक में नज़र आई। तो एक सबसे बड़ी बात है कि ये सबकी निगाहें ज़रूर इस फोरम पे लगी होंगी कि किस तरह से दुनिया रिएक्ट करती है। बहरहाल किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि चीन अपना जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जिसकी बात कही गई G20 समिट में कि सबको अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसका भी ये इनएडमिसिबल है, इसका यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि चीन हर हालत में ताइवान को हथियाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार वहाँ पे वॉर एक्सरसाइजेज़ कर रहा है, चाहे वो नेवल एक्सरसाइजेज़ हों, चाहे वो PLA आर्मी की एक्सरसाइजेज़ हों, चाहे वो PLA एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज़ हों, और एक स्ट्रेटजी लगातार ड्रॉ कर रहा है। हालांकि PLA पे कितना कब्जा है और शी जिनपिंग चाहते हैं कि जब कोई आक्रमण वो करें तो PLA पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो। तो जहाँ जहाँ उनको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो पर्जिंग करते हैं, विदेश मंत्री हो चाहे PLA रॉकेट फोर्स के टॉप जनरल्स हों। और अभी हमें पता लगा कि जो चीन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री, वो भी अभी पब्लिक डोमेन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको भी शायद उठा के नज़रबंद कर लिया गया है, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि वो डेवलपमेंटल जो वेपन डेवलपमेंटल फैसिलिटी रही है उसकी चीफ रहे हैं। तो 2017 के आसपास चीन में स्कैम हुआ था और उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है, ऐसा खबरें आ रही हैं चीनी मीडिया से, और ख़ास करके उस मीडिया से जो अमेरिका बेस्ड है, जो चीन के लोग भाग के शी जिनपिंग के डर से वहाँ चले गए। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी चीन के रक्षा मंत्री भी उनकी भी कहीं पर्जिंग ना हो जाए। तो शी जिनपिंग के सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अभी ताइवान को अपनी मेनलैंड में मिलाने का है, क्योंकि उसी के बल पे जो है वो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो बहरहाल अब G20 किस तरह से इस चीन के वन बेल्ट वन रोड फोरम को काउंटर करेगा, ये तो हमें आगे देखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि चीन खुद उसी G20 का हिस्सा है, तो सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा G20 नेशंस चाहते हैं। ख़ास करके जो ब्लॉकिंग कर रहा है चीन, एक तरह से वो ब्रिक्स को आगे बढ़ावा दे रहा है और G20 को थोड़ा नैरो डाउन कर रहा है, क्योंकि इसीलिए शी जिनपिंग नहीं आए जैसा सब लोग कह रहे थे। ये अंदर खाने की बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं चीन बहुत असहज है, और वो असहजता इसीलिए है क्योंकि जो उसके इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट जो हैं कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं बाकी देशों के साथ में। तो मैं समझता हूँ अभी यहीं पे विराम देता हूँ, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया है। आप जब मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।